आईपीएल की एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। इसका एक बड़ा चेहरा है काव्या मारन। आईपीएल में आपने इनको कई बार देखा होगा। काव्या इस टीम के ओनरशिप ग्रुप का चेहरा है और ग्रुप का नाम है सन टीवी नेटवर्क। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं काव्या के पिता यानी कलानिधि मारन। अब इनके छोटे भाई और डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने इन पर धोखाधड़ी और इलीगल शेयर ट्रांसफर का आरोप लगाया है और थमाया है एक कानूनी नोटिस। नमस्ते, मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Newly Assurance and Hire. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. आज हम सन टीवी ग्रुप के इसी विवाद पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे सन टीवी नेटवर्क का पारिवारिक झगड़ा क्या है, दयानिधि मारन ने बड़े भाई पर क्या आरोप लगाए हैं, सनराइजर्स हैदराबाद का लाइसेंस रद्द करने की मांग क्यों की जा रही है, और ये भी जानेंगे कि सन ग्रुप का साम्राज्य कहां तक फैला है। सबसे पहले बात विवाद की। दयानिधि मारन ने जो नोटिस भेजा है इसमें कलानिधि की पत्नी कावेरी कलानिधि और 7 अन्य लोग भी शामिल हैं। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इस नोटिस को लॉ धर्मा के वकील सुरेश के जरिए भेजा गया है और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि दयानिधि और कलानिधि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता एम करुणानिधि के भांजे के बेटे हैं। खैर, इस कानूनी नोटिस ने तमिलनाडु के सबसे प्रभावी पॉलिटिकल और बिजनेस फैमिली के भीतर चल रहे विरासत विवाद को कानूनी लड़ाई में बदल दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ 2026 के तमिलनाडु चुनावों से ठीक पहले हो रहा है। हालांकि सन टीवी नेटवर्क ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है साल 2003 से। पहले बात करते हैं दयानिधि के आरोपों की। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि धोखे से शेयर हासिल किए गए। दयानिधि मारन का यह भी आरोप है कि जब उनके पिता मुरासोली मारन गंभीर रूप से बीमार थे, कोमा में थे, तब कलानिधि ने सन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के 12 लाख इक्विटी शेयर खुद को आवंटित कर लिए। ये शेयर कथित तौर पर केवल 10 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर लिए गए, जबकि उस वक्त कंपनी के शेयर की एस्टिमेटेड वैल्यू प्रति शेयर 2500 से 3000 रुपए के बीच थी। इस तरह से इस लेन देन की कुल वैल्यू 3500 करोड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन कलानिधि ने केवल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ही भुगतान किया। दयानिधि ने करुणानिधि पर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भी धोखा देने का आरोप लगाया। उनके भेजे गए नोटिस के मुताबिक शेयर अलॉटमेंट बोर्ड या शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बिना किया गया। तो आखिर इससे हुआ क्या? कलानिधि को रातों रात कंपनी की 60% हिस्सेदारी मिल गई। इससे मारन और करुणानिधि फैमिली की हिस्सेदारी 50% से घटकर केवल 20% रह गई। 26 नवंबर 2003 को मुरासोली मारन की मौत हुई और सिर्फ 3 दिन बाद उनके नाम से 95,000 शेयर्स उनकी पत्नी यानी कलानिधि और दयानिधि की मां मल्लिका मारन को ट्रांसफर कर दिए गए, वो भी बिना किसी लीगल सर्टिफिकेट के। बाद में ये शेयर्स भी कलानिधि को ट्रांसफर किए गए। इसी तरह फैमिली ओवनशिप वाले दूसरे संस्थानों के साथ भी हुआ। मसलन कंगुगम पब्लिकेशन, कंगुगम निधियागम, केएल इन्वेस्टमेंट के पास सन टीवी के कुल 2.85 लाख शेयर हैं। इन्हें भी 10 रुपए की दर से कलानिधि को ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ दयानिधि एक और बात उजागर करते हैं। इधर तो कलानिधि 10 रुपए के शेयर्स ले रहे थे और इसके उलट इसी वक्त के आसपास उन्होंने एम के दयालु से 3173 रुपए के आसपास की दर से शेयर खरीदे। एम के दयालु डीएमके लीडर एम करुणानिधि की दूसरी पत्नी हैं। कलानिधि पर गलत जानकारी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। दिसंबर 2005 में मल्लिका मारन को दिखाया गया 10 करोड़ 64 लाख रुपए का डिविडेंड कभी दिया ही नहीं गया। साथ ही आईपीओ प्रॉस्पेक्टस में इससे पहले के शेयर ट्रांसफर के बारे में भी नहीं बताया गया। कलानिधि पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी धोखाधड़ी छिपाने की भी कोशिश की। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद कलानिधि ने अपनी बहन को 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दयानिधि ने इस भुगतान को आपराधिक कृत्यों को छिपाने का प्रयास करार दिया। नोटिस में यह भी बताया गया कि इस धोखाधड़ी वाले लेन देन का किन जगहों पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे सन पिक्चर्स में, आईपीएल टीम सनराइजर हैदराबाद में और SA20 लीग की
टीम सनराइजर ईस्टर्न कैप के निवेश करने के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश म्यूचुअल और REIT फंड में किया गया है। अनुमान है कि कलानिधि को 2003 से 2023 के बीच 5,926 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिला। अकेले साल 2024 में ही ये 455 करोड़ रुपए रहा। अब दयानिधि मारन की क्या मांगे हैं वो आपको बताते हैं। 5 सितंबर 2003 के ओरिजिनल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए। उन्होंने तब से अब तक मिले लाभ, प्रॉपर्टीज और इनकम को वापस करने की भी मांग की है। इसके हकदारों को इसे वापस लौटाया जाए। अगर दयानिधि की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी बात की है। वो सेबी के पास जाएंगे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO को कंप्लेन करेंगे। ED और IB मिनिस्ट्री, BCCI के पास भी वो जाकर शिकायत करेंगे। उन्होंने सन टीवी के चैनल्स, सनराइजर हैदराबाद की IPL टीम और यहाँ तक कि स्पाइस जेट के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। हालांकि जनवरी 2015 में कलानिधि ने स्पाइस जेट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, इसलिए ये साफ नहीं है कि उसका लाइसेंस कैसे रद्द किया जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक मारन वर्सेस मारन मामले के बाद सन टीवी के शेयर्स 5% गिरे। अब इस मामले पर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें ये कहा गया कि ये मामला 22 साल पुराना है, जब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। लेखों में कथित रूप से दिए गए बयान गलत, भ्रामक, अटकलें लगाने वाले और डिफेमेटरी हैं। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि यह सब कुछ कानूनी दायरे में रहकर किया गया था। अब जरा मारन फैमिली और सन टीवी के साम्राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। मारन परिवार का प्रभाव पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में फैला हुआ है। मुरासोली मारन DMK के बड़े नेता रहे, वाजपेयी की NDA सरकार में मंत्री भी रहे। वो DMK के मुखिया M करुणानिधि के भांजे हैं। साल 2003 में उनकी मौत हुई। ऐसे में उनके बेटों ने अलग अलग रास्ते पकड़े। कलानिधि मारन ने मीडिया साम्राज्य बनाया और दयानिधि ने राजनीति में एंट्री की। कलानिधि सन ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। उन्हें साउथ इंडिया का मीडिया मुगल कहा जा सकता है। टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, सिनेमा, रेडियो सभी में उनका दखल है। सन ग्रुप की ही सब्सिडरी कंपनी है सन टीवी नेटवर्क। इसके तहत 7 भाषाओं में 37 टेलीविजन चैनल चलते हैं। सन डायरेक्ट नाम से एक DTH भी है। इसके अलावा 69 FM रेडियो स्टेशन हैं, 3 अखबार हैं, 2 क्रिकेट फ्रेंचाइजी भी खरीद रखी हैं, जिसमें सनराइजर हैदराबाद और सनराइजर्स ईस्टर्न केप। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इसका 4,500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। कलानिधि मारन के पास इसकी 75% हिस्सेदारी है। ये पहली बार नहीं है कि सन ग्रुप का फैमिली कॉन्फ्लिक्ट उभरा है। सन ग्रुप अखबार दिनकरण के सर्वेक्षण में M.K. स्टालिन के कमजोर प्रदर्शन की भविष्यवाणी की गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। दयानिधि को दूरसंचार मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे DMK के साथ उनके संबंध भी खराब हो गए। साल 2009 के चुनावों से पहले दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई। दयानिधि मारन ने इस नाइटमेयर को साल 2011 में फिर से जिया। उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। CBI की जांच में दावा किया गया कि उन्होंने मोबाइल एयरसेल को मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था, जिससे उनके भाई की कंपनी को फायदा हुआ। हालांकि आगे चलकर इन आरोपों से वो बरी हो गए। तो आज का खर्चा पानी यहीं तक। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।